हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कोलॉइड्स। अब देखो, अगर प्रीवियस सेशन किसी ने मिस भी कर दिया है तो बिल्कुल टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि कोलॉइड्स बिल्कुल अलग से टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल सेशन ये ज़रूर रहेगा। कहानी के जैसे सारी चीज़ें बड़े ध्यान से सुननी है। बस लेके बैठना है तो क्या, आपका नोटबुक और पेन और एक पानी की बॉटल। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये चीज़ें सुनी हैं, जानते हो तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 8-9 में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। तो ये वाला सेशन होपफुली सरफेस केमिस्ट्री का आपका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आता है। अब आओ, सबसे पहले अगर इस वर्ड की बात करूं कोलॉइड्स की, तो 1 to 1 सुनते जाना। हम जब सुन रहे थे अभी तक सोल्यूशन, ठीक है, ये क्या पिक्चर है, क्यों है, कैसे है, इसको तो रख दिया मैंने एक बार साइड में। तो पहले मैं तुम लोगों से कुछ छोटी मोटी बातें करती हूँ। आओ, जब मैं कहती थी सोल्यूशन तो आप कहते थे मैम सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, यही कहते थे। ठीक है, जब कभी बात की गई आपसे सॉलिड तो आपने कहा क्लोज पैक अरेंजमेंट, यही कहा, कोई दिक्कत नहीं है। जब की गई बात किसकी, लिक्विड की, तो आपने बिल्कुल बोला कि जो हम बात करते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, दैट मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन। और बात की जाए गैस की, तो ये आप जानती हैं कि हम बात करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर्स या फिर गैसियस सब्सटेंसेस की। तो चलो, ये चर्चाएं तो तुमको पता है। अब यहाँ से हमने एक नई चीज़ की बात की, दैट इज कोलॉइड्स। तो ये जनाब क्या है, ये जनाब आपसे कहते हैं कि देखो, कोई भी ट्रू सोल्यूशन है, अब उस सोल्यूशन में अगर मैं कोई मिक्सिंग कर दे रही हूँ, देखो जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखो, इसको यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक प्योर सोल्यूशन दिख रहा है। अब इस प्योर सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, NaCl के टैबलेट लेकर डाल दी, क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल टूट जाएगा और डिसॉल्व हो गया। लेकिन यहीं इसकी जगह मैंने सोल्यूशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ डाल दी जो प्योरली डिसॉल्व नहीं हो रही है, यानी पूरे सोल्यूशन के साथ वो सोल्यूशन फेज में ही शिफ्ट नहीं हो रही है। तो वो या तो एज अ प्रेसिपिटेट जम जाएगी, या तो वो नीचे आपको ऐसे बैठी हुई दिखेगी। ये लीजिए, मैंने इस ग्लास के अंदर क्या किया है, मिट्टी डाल दी, सिर्फ पानी का ग्लास लिया और उसके अंदर उठा के मिट्टी डाल दी। तो आप देख रहे हो कि ये जो मिट्टी है, क्या ऐसा होगा कि मैंने जैसे मिट्टी डाली सीधे जाकर ठप से नीचे बैठ जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल नीचे जाके इकट्ठी होगी, एज अ प्रेसिपिटेट वो बैठेगी, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो भी साथ में क्या हो रहे हैं, उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर दिख रहे हैं आपको। तो ये जो फेज होता है इस तरीके का, ये कहलाता है सस्पेंशन। वर्ड्स को समझना है बड़े ध्यान से, कि जब आप देख रहे हैं कि ये एज अ प्रेसिपिटेट यहाँ इकट्ठा भी हो रहा है, साथ साथ सॉल्यूशन के अंदर भी डिस्पर्स्ड है, उसको कहा जाता है क्या, सस्पेंशन। ठीक है, अब बात की जाए अगर कोलॉइडल फॉर्म की, तो आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इस सस्पेंशन फॉर्म को ही आप कह रहे हैं एक तरीके से कोलॉइडल फॉर्म, जो कि पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो अगर इसको कहा जाए कि मिक्सचर में आप देखो अभी भी अनडिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो बॉटम में भी बैठे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, फ्लोट भी कर रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इसी तरीके के जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनको क्या कहलाया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे एज पर इट्स क्लासिफिकेशन और इसके फैक्टर्स। तो बात समझ में आ गई। एक खाली पानी की बॉटल, ये लो, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और उस पानी की बॉटल के अंदर अब तुमने डाल दी मिट्टी, नमक। NaCl की मैंने बात की तो वो तो प्योरली डिसॉल्व हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा फटाफट से। अब ये जो मिक्सिंग है ये भी आपको सीखनी है, और ये जो अनडिसॉल्व्ड फॉर्म है ये भी आपको सीखना है कि क्या क्या टर्म से हम इनको रिलेट करेंगे। अब आओ, अब देखो, अब यहाँ अगर हम कहें कि एक तो ट्रू सोल्यूशन जिसको मैंने अभी लिया, जहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट वाला फॉर्म नहीं था, उसका अगर रेंज आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल याद रखना है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग से 10 आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर मॉलिक्यूल और पोर साइज होता है। ठीक है, कितना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कोलॉइडल में शिफ्ट कब होता है, जब आप बात करेंगे फ्रॉम 10 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 1000 nm, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में भी बात कर लीजिए। मतलब यहाँ पर मिक्सिंग हुई है तो कुछ ना कुछ फ्लोट भी कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए भी हैं, ये लीजिए। लेकिन जब कभी भी एक और फेज आप देखेंगे कि कोलॉइडल से भी ऊपर रेंज वाला जो इजीली डिसॉल्व ही नहीं हो सकते, वो फॉर्म क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स वाली
अभी मैंने आपको बताई, दैट इज सस्पेंशन। ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे, सबसे छोटे फाइन पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन, उससे थोड़े बड़े वाले रेंज के कोलॉइडल की बात कर लो, और उससे सबसे लार्ज में आप बात करेंगे तो सस्पेंशन। रेंजेस याद करनी है, बिल्कुल रेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है, फ्रॉम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन 10 to 1000 एंड देन अबव 2000, तो आप बात करेंगे सस्पेंशन की। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो याद रखनी है इस मामले में। अब देखो, अगर मैं सस्पेंशन की दो एक्सट्रीम कंडीशंस ले लूँ और मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन जो है इन टर्म्स, क्योंकि आपने कहा ट्रू सॉल्यूशन से ही आप दो स्टेट में गए हैं, कौन कौन सा, एक तो आपने लिया कोलॉइडल और दूसरा कौन सा लिया, सस्पेंशन वाला। तो आप क्या कहेंगे, इस ओवरऑल सिस्टम को ही आप कह रहे हैं कोलॉइडल डिस्पर्शंस और सिंपल कोलॉइड्स। बिल्कुल 8 टर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये नहीं पूछने वाला है इतना इजी सा कि बताओ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है, नहीं, आपसे पूछी जाएंगी डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट लैंग्वेज में। तो क्या कहा जाएगा, कोलॉइडल डिस्पर्शंस या फिर सिंपल कोलॉइड्स भी आप कहते हैं। यहाँ तक चर्चा क्लियर है। ट्रू सॉल्यूशन से कोलॉइड, कोलॉइड से सस्पेंशन, रेंज 1, 10,000 एंड अबव देन 1000 अबव। अब एक जो चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी कोलॉइड्स की बात होगी, हमेशा दिमाग में बिठा लो, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनियस सिस्टम पे अप्लाई होगा। जब कंडीशन देख लो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन में होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, आंख बंद करके कट कर देना, क्योंकि कभी भी कोलॉइड्स होमोजीनियस सिस्टम पे अप्लाई नहीं होंगे, हमेशा कहाँ होंगे, हेट्रोजीनियस। चलो एग्जाम्पल बता दो मुझे फटाफट से। अगर मैं होमोजीनियस का एक एग्जाम्पल पूछूं, जब कभी भी आप गैस प्लस गैस की मिक्सिंग करेंगे, हुआ होमोजीनियस, सॉलिड प्लस सॉलिड की कर दीजिए, तो ये काउंट नहीं होंगे। आगे बात समझ में, इसको और अच्छे से अभी समझेंगे एक टेबल से। अबाउ, सो अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जिसको आप कह रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि डीपी। अब ये डीपी व्हाट्सएप वाली नहीं, सरफेस केमिस्ट्री वाली है। एज वेरी वेन पार्टिकल्स इन अनादर सब्सटेंस, तो क्या कहा कि एक सब्सटेंस डिस्पर्ज हो जाता है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की तरह दूसरे सब्सटेंस के अंदर, और वो दूसरा सब्सटेंस ही आपका क्या कहला रहा है, डिस्पर्जन मीडियम। तो ओवरऑल क्या बात समझ में आई कि जब कभी भी कोलॉइड बनाना है तो डीपी और डीएम की मिक्सिंग करनी है, हो गई बस। अब आओ, तो अब दो टर्म सुनी, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो अब 1 to 1 पहले इनको समझो कि आपने डिस्पर्स फेज उसको कब कहा है और डिस्पर्जन मीडियम कब कहा जाएगा। तो देखो, डिस्पर्स फेज की बात करती हूँ सबसे पहले। आप कहेंगे यहाँ पर डिस्पर्स फेज वो कहलाएगा जिस मीडियम से कोई भी सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व होगा या फिर सेपरेट आउट होगा। तो आप इसको इन शॉर्ट एक लैंग्वेज में लें तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, द फेज विच इज़ डिस्पर्स थ्रू एनी मीडियम। एनी मीडियम कौन सा, जो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है, इज सिंपली नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। अब सुनो, ये नाम तो तुमने बहुत अच्छे से सुना है, लेकिन क्योंकि ये नाम तुम्हें आता है तो एग्जामिनर कभी भी डिस्पर्स्ड फेज नाम नहीं देगा। बहुत ही चांसेस हो सकते हैं कि वंस इन अ वाइल वाली चीज़ हो जाए और तुम्हारे सामने आ जाए। नाम क्या आएगा, ईदर डिसकंटिन्यूअस फेज और इंटरनल फेज। तो याद रखोगे, जब कभी भी डीपी की बात होगी, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज और इंटरनल फेज। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, बात एक ही है। द फेज विच इज डिस्पर्स्ड थ्रू मीडियम इज सिंपली नोन एज डीपी डीएस आईपी। कर लोगे। अब आ जाओ मीडियम पे, किससे, डिस्पर्स फेज से डिस्पर्जन मीडियम की तरफ। तो अब क्या कहा जाएगा इसी को, अ मीडियम जहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये कहा जाएगा सिंपली सा, मैंने फिर से रिपीट करती हूँ कि वो मीडियम जहां कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाए। तो ये लीजिए लैंग्वेज में भी, अ मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज सिंपली नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। इसके भी दो नाम और हैं, क्या होंगे, दैट इज कंटिन्यूअस फेज और वो इंटरनल फेज था, तो ये कौन सा हो गया, आउटर फेज और एक्सटर्नल फेज। तो अब देखो डीएम के 4 नाम आ गए। वैसे भी डीएम के पास बहुत हाई अथॉरिटीज़ होती हैं, तो ये डीएम को उसी से रिप्रेजेंट कर लो कि डीएम साहब के साथ बहुत सारी ये
इंटरनल अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? कंटिन्यूअस फेज, आउटर फेज और एक्सटर्नल फेज। याद रख लोगे, दोनों डिफरेंस कर पाओगे, क्लियर है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहीं कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ से ही पूरा कोलॉइड स्टार्ट होने वाला है। डिस्पर्स फेज वो फेज है जो डिस्पर्स होता है किसी मीडियम के थ्रू, जबकि डिस्पर्जन मीडियम वो है जहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, वहाँ थ्रू याद रख लेना, वहाँ उसके अंदर बात होगी। ठीक है, अब आओ। तो अभी मैंने कहा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, डीपी और डीएम की मिक्सिंग करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ गोल्ड सॉल, अब गोल्ड तो बहुत सुना है, सोना। अब मैम ये सोल वर्ड क्या है, ये कहाँ से आए हैं जनाब? क्या मैम आपने गोल्ड को मेल्ट कर दिया? नहीं। तो सोल कैसे जनरेट होता है? मैंने क्या किया है, गोल्ड, क्योंकि एक बड़े लार्ज में पैक में बात कर रही हूँ कि ये मेरे गोल्ड का बिस्किट है, मैंने इसको इतने ब्रेक्स कर दिए, इतने ज़्यादा इसके टुकड़े कर दिए, इतने फाइन पार्टिकल्स कि बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में मैंने इसको ले लिया। उसको कहा जा रहा है यहाँ पर सोल। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमने क्या किया है, सिर्फ बल्क मॉलिक्यूल या फिर लार्ज मॉलिक्यूल की जगह हमने उसका फाइनली पाउडर्ड फॉर्म लिया है। तो अब यहाँ पर गोल्ड सोल के अंदर अगर देखा जाए तो मुझे बताओ डिस्पर्स फेस कौन सा होगा और डिस्पर्जन मीडियम। तो मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, इसका हमने सोल लिया है, तो इसका डिस्पर्स्ड फेस क्या होना चाहिए, ये गोल्ड के फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो क्या होंगे, डीपी। और डीएम क्या होगा, जिसमें डिसॉल्व करोगे, किस में डिसॉल्व करोगे, वाटर में। ये लो, क्योंकि मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, मैंने ये पानी लिया और बिल्कुल ये फाइन पाउडर्ड फॉर्म जो है गोल्ड की इसमें डाल दी। नो डाउट कि ये डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ तो प्रेसिपिटेट जैसे नीचे लेयर पे होंगे और कुछ फ्लोट कर रहे होंगे वाटर के सरफेस पे। ठीक है, अब आइए, तो इससे क्या चीज़ समझ में आई, इस फेज और मीडियम से जो सोल्यूशन बन रहा है जिसको कोलॉइडल सोल्यूशन कह रहे हैं, क्या यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर होता है कि इसका मतलब तो बेसिकली ओवरऑल सोल्यूशन में कोलॉइड की जब भी हम बात करते हैं तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है, पार्टिकल के साइज के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, तो ये बात लिख लीजिए क्योंकि एग्जामिनर जी आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि ओवरऑल एक एसेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए किस किस के बीच में, सोल्यूशन और कोलॉइड के बीच में, वो किस चीज़ का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि वो सोल्यूशन में जाके मिक्स हो रहे हैं, प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उनका साइज लार्जर होगा किनसे, सिंपल मॉलिक्यूल से, लेकिन स्मॉल इनफ होगा क्योंकि वो अभी भी सस्पेंडेड फॉर्म में है। साथ साथ अगर इनके डायमीटर रेंज की बात की जाए तो अपन ने अभी चेक किया है 1 to 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां हम बात कर रहे थे ट्रू सोल्यूशन की, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हम किसकी बात कर रहे थे, कोलॉइडल्स की। 1 to 10 is true, this to this, 10 to 1000 is colloidal and after this is suspension। यही बात की। तो अगर आपसे रेंज पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल याद रखना है 1 to 1000 nm और you can also say 10 raised to the power -6 to 10 raised to the power -6, -9 to -6 meters। कर लोगे? आ जाओ। क्या समझा है अभी तक? सिर्फ 3 चीज़ समझी है। What are colloids? क्या इनका रेंज है? How we can convert true solution to colloidal and then to suspension? And then after हमने समझा है disperse phase और dispersion medium, साथ साथ उनके कुछ other terms भी। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। कोलॉइड में चर्चा बहुत हो गई, यहीं अगर मैं सोल्यूशन में आपसे पूछ लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, या तो आयंस होते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिल्कुल वही बात है। अरे मैंने पानी का ग्लास लिया, इसमें नमक डाल दिया, अब ये जो NaCl है ये भाई साहब जब डिसोसिएट होंगे तो किस किस में होंगे, Na+ में और Cl- में। किस में कन्वर्ट हुआ, ये मॉलिक्यूल था स्मॉल, ये कन्वर्ट किस में हो गया, आयंस में। आई बात समझ? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। तो क्या है, कोलॉइड के अंदर आप कह रहे हैं कि डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का होता है किनका, सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल पार्टिकल्स का। सॉल्यूशन से जब हम कोलॉइड में कन्वर्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी थिकनेस में चेंजेस आए हैं, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि इनका जो डिस्पर्स फेज होता है वो किनका होता है, सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स का। बिल्कुल साइड में इन पॉइंट्स को लिखते जाओ क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चंस हैं ये सीधे। डिस्पर्स फेज
क्या होगा? सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल। अब चलो, ये टर्म तो समझ में आ गई, एग्जाम्पल बता दो मुझे, क्या मतलब हो जाएगा? क्या कह सकते हो? प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर्स लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। तो बस ऐसे ही अगर तुम्हें याद है तो रिलेट कर पाओगे। या फिर जब आप बात कर रहे हैं कि वहाँ प्रेसिपिटेट बना है, तो किसका प्रेसिपिटेट बना है? कहीं ना कहीं वो एक इकट्ठे हुए हैं, और वो इकट्ठे को ही इंग्लिश में टर्म दे दी है एग्रीगेट। तो वो एग्रीगेशन जो है किस किस का है? एटम्स का, आयंस का और मॉलिक्यूल बाबा का। पूरी केमिस्ट्री में यही चलता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। चलो अब चलते हैं, हमने बेसिक पढ़ लिया कोलॉइड का, अब हमें प्रोसीड करना है क्लासिफिकेशन की तरफ। और क्लासिफिकेशन में 1 to 1 रिलेट किससे किया जाएगा? वही डीपी और डीएम के साथ। तो सारे पॉइंट्स बड़े ध्यान से सुनना। पहला क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो है, हमें यहाँ पर उनका फिजिकल स्टेट चेक करना है। किसके बेसिस पे? डीपी और डीएम के बेसिस पे। कौन है ये डीपी डीएम? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब आ जाओ, अब अगर फिजिकल स्टेट के तौर पे बात की जाए तो यहाँ कुछ 8 टाइप्स के कोलॉइडल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। 8, बिल्कुल 8 टाइप बोला है मैंने, दैट इज 8। क्या होंगे ये? यहाँ मैं आपके सामने एक टेबल बनाती हूँ और आप बड़े ध्यान से सुनते जाना और नोट करते जाना। अगर बात की जा रही है फोम की, टाइप नेम मैंने लिया है फोम। तो मुझे एक बात बताओ, फोम है, डीपी और डीएमजी की मिक्सिंग करनी है, यही कर रहे हो? क्या करोगे? तो यहाँ डिस्पर्स फेज में कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली गैस होना चाहिए। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होना चाहिए? सॉलिड या लिक्विड? अगर ये बता दिया तो फिर मतलब तुमको समझ में आ गया, क्योंकि टाइप नेम मेरा कैसा है? फोम। तो किस किस की मिक्सिंग होगी? गैस और लिक्विड की। अब देखो एग्जाम्पल बताओ। शेविंग क्रीम, व्हिप्ड क्रीम जो केक पे अपन यूज़ करते हैं, सोडा वाटर, किस किस का है? गैस और लिक्विड। चलो एक मैं तुमसे पूछती हूँ, अब अगर मैंने इस लिक्विड की जगह सॉलिड ले लिया, क्या किया मैंने? यहाँ तो जब गैस और लिक्विड ली तो तुमने बता दिया शेविंग क्रीम। अब मैंने लिक्विड की जगह सॉलिड ले लिया और डिस्पर्स्ड फेज मेरा गैस ही है, तो इसका मतलब यहाँ सॉलिड फोम बनेगा। अब सॉलिड फोम के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? घर में नहाते हो, 2-4 दिन, 5-7 दिन में तो नहाते ही हो एक बार, और जब इतने दिन में नहाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी पे अच्छी खासी लेयर्स बन गई होती हैं गंदगी की। उनको हटाने के लिए तुम एक स्टोन यूज़ करते हो, अगर तुमने घर में देखा है तो, जिसको प्यूमिक स्टोन कहा जाता है, जिसके अंदर फाइन पोर्स होते हैं। देखें? अगर घर में है तो बिल्कुल देखें, नहीं देखें तो आराम से जाओ, शॉप पे जाओ और उसको जाके बोलो भैया प्यूमिक स्टोन दे दो। वो एक ऐसा स्टोन होता है जो सॉलिड की मिक्सिंग के साथ वहाँ पर फाइन पोर्स पार्टिकल्स बने होते हैं। कौन कौन? उसका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है, लेकिन फेस क्या होता है? गैस। तो वो है आपका प्यूमिक स्टोन, साथ साथ फोम रबर। ठीक है, तो अब 2 चीज़ रिलेट कर ली। अब आओ, अब मैं क्या चेंज कर रही हूँ कि मैंने डिस्पर्स फेज दिया है लिक्विड। सुनना, पहले मीडियम था वो, अब फेज में मैं लिक्विड ले रही हूँ, मीडियम में गैस। चलो बताओ फटाफट से एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? बादल बादल देखें क्या कभी? दिन रात ही देखते हो, है ना? वही तो एक टाइम पास है। तो बस बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्लाउड्स। अब चलो, अभी क्या लिया था? लिक्विड और गैस। अब मैं आपको कहती हूँ फेज भी लिक्विड है, मीडियम भी लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, मीडियम भी लिक्विड है। तो बताओ क्या बन सकता है? एग्जाम्पल तक बाद में जाना, सबसे पहले तो ये बताओ किस टाइप का बनेगा? इमल्शन टाइप बनेगा। तो इमल्शन का एग्जाम्पल दे दो फटाफट से। बॉर्नविटा किस में डालते हो? मिल्क में। आदत है अच्छी खासी, बस तो मिल्क और हेयर क्रीम। अब आओ, अब सॉलिड इमल्शंस की बात करूं तो क्या कर दूंगी? सिर्फ मीडियम चेंज करना है सॉलिड इमल्शंस के अंदर। तो मीडियम में मैं लिक्विड की जगह क्या रख दूं? सॉलिड। एग्जाम्पल बटर, चीज। नेक्स्ट, अब देखो, अब मेरा फेज है सॉलिड और मेरा मीडियम है गैस, और जो दिवाली की सफाई में सबसे ज्यादा दुखी करती है वो है डस्ट। किसका एग्जाम्पल हो गया?
कौन सा टाइप कहलाया? स्मोक। तो अब ऐसे रिलेट कर लोगे जब जब घर में दिवाली की सफाई होगी, क्या मम्मी यार आपने कर रखा है, क्या डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स बोलना बहुत आता है तुम लोगों को, लेकिन कभी ये चेक नहीं किया कि उसका डिस्पर्स फेज और मीडियम कौन सा है। अब पता चल गया। अब 4 लोगों के सामने इंटेलिजेंट बनना, ठीक है? आ जाओ, सोल बनाएंगे। अब सोल बनाने के लिए क्या करोगे? SOL, बेचारे का नाम ही कह रहा है कि एक फेज होगा सॉलिड और मीडियम क्या होगा? लिक्विड। यानी कि पेंट जो किए जाते हैं, इंक जो आप यूज़ करते हैं, और अभी मैंने बताया कोलाइडल गोल्ड। आप सॉलिड सोल बनाओगे तो दोनों ही सॉलिड और सॉलिड। ये क्या काम है? जो ग्लासेस बनते हैं, रूबी ग्लास, यानी कि गोल्ड डिस्पर्स्ड इन ग्लास, अलॉयज का जो फॉर्मेशन होता है। तो ये टेबल याद रख लोगे, कर लोगे। कैसे हैं ये सारे? हेट्रोजीनियस सिस्टम के, ठीक है? बिल्कुल ये टेबल याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर भाई साहब बड़े मजे लेते हैं इस टेबल से। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। पहले हम दोनों को रिलेट कर रहे थे, अब सिर्फ हम मीडियम को रिलेट करेंगे। डिस्पर्जन मीडियम, तो जब कभी भी डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्वा सोल, क्योंकि वाटर को आप क्या कहते हैं? एक्वा। अगर मैंने मीडियम में अल्कोहल ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? एल्कोसोल, क्योंकि कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्जन करना है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम की बात कर रही हूँ। वाटर एक्वासोल, अल्कोहल एल्कोसोल, और अगर मैंने यहाँ बेंजीन ले ली तो क्या कर दोगे नाम के आगे? बेंजोसोल। और अगर एयर ले ली तो एरोसोल। बस ये 4 याद रख लो, काम बन जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कहा? वाटर को क्या कहते हो? एक्वा। पीछे क्या लगाना है? सिर्फ सोल। यही अल्कोहल एल्कोसोल। बेंजीन से बेंजीन का बेंजो कर दो, बस बेंजो करना है, ठीक है? और एयर से एरोसोल कर दो, हो गया काम। किसके बेसिस पे थे ये क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ओनली। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। अब क्या करोगे? अब इंट्रैक्शन चेक करेंगे। इंट्रैक्शन किसका चेक करेंगे? डीपी और डीएम का। चलो अब इस इंट्रैक्शन में पहला पार्ट आप देखोगे, आपने एक टर्म यहाँ लिखी हुई दिख रही है, लायोफिलिक कोलॉइड्स और इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। अब ये लायोफिलिक तो बाद में समझेंगे, है तो इसी का नाम, आपको तो इस वर्ड से ही समझ जाना है, क्योंकि हमने ये अभी सीखा है इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। तो क्या होंगे ये? कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ये देखो बहुत ही ज़्यादा मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। किसकी बात हो रही है? डिस्पर्स्ड फेज भाई साहब की। कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की ग्रेट एफिनिटी होगी किसके अंदर? डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। तो देखो दोनों के बीच में क्या एक वर्ड आ रहा है? इन बिटवीन। और इन बिटवीन का मतलब ही क्या हो गया? अंदर। बस, तो जब बात आ जाए अंदर, यानी कि इंट्रिंसिक कोलॉइड्स कर लोगे। और उसी को क्या कहा जाता है? लायोफिलिक कोलॉइड्स। एग्जाम्पल ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो अभी सर्दियों में सबसे ज़्यादा तुम खाते हो, दैट इज एग। तो एग का एल्ब्यूमिन पार्ट। चलो अब इसके बाद जब हमने लायोफिलिक और इंट्रिंसिक देखा तो कहीं ना कहीं एक्सट्रिंसिक भी होगा। अब उस एक्सट्रिंसिक को किस नाम से जाना जाता है? लायोफोबिक के नाम से। तो इनका इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ तो डिस्पर्स्ड फेज की, इंट्रिंसिक की बात कर रही हूँ फिलिक के केस में, वहाँ तो आपने कहा कि डिस्पर्स्ड फेज जो है उसकी डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर बहुत अच्छी एफिनिटी थी, लेकिन यहाँ क्या होगा? जस्ट उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब लैंग्वेज में बात कर लें, those colloidal solution in which particles of the dispersed phase have no affinity for the dispersion medium। बात खत्म। 2 वर्ड से याद रखना, ग्रेटर एफिनिटी और नो एफिनिटी। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, लायोफिलिक, लायोफोबिक। बना दूं एक फ्लो चार्ट? मैं तो बना देती हूँ, तुम साथ में बनाओ। चलो मेरे से पहले तुम्हारा बन जाना चाहिए। एक साइड लिखो लायोफिलिक और दूसरी साइड लिखो लायोफोबिक। लिख दिया? इधर क्या आएगा? इंट्रिंसिक, इधर क्या आ जाएगा? एक्सट्रिंसिक। ये जनाब क्या कहते थे?
भाई साहब ग्रेटर एफिनिटी, और ये क्या कह रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं आपकी, दैट मीन्स नो एफिनिटी। लेकिन किसके बेसिस पे हो रही है, डिस्पर्स्ड फेज टू डिस्पर्जन मीडियम। और यहां भी कर लोगे, सबने यही बनाया तो बढ़िया है। एग्जाम्पल्स मेटल्स के सोल्यूशन जैसे सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात कर लें तो अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब। अब एक छोटी सी टेबल बनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना और 1 to 1 लास्ट में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना। फिलहाल सुनो, लायोफिलिक और लायोफोबिक का छोटा सा एक डिफरेंट नोट देखते हैं। लायोफिलिक के अंदर आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मिक्सिंग कर रहे थे डिस्पर्जन मीडियम के साथ। वहाँ क्या हो रही है, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी। अगर देखा जाए तो लायोफिलिक में आप देखेंगे या तो बहुत ही लिटिल या फिर पार्टिकल्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, जबकि फोबिक के अंदर पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पार्टिकल्स जनरली सॉल्वेटेड होते हैं, वहाँ सॉल्वेशन प्रोसेस नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, फोबिक के अंदर। फिलिक और फोबिक से डिफ्रेंशिएट करना है। अब आओ, फिलिक के अंदर अगर विस्कोसिटी पूछूं तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज टू मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ विस्कोसिटी हायर होगी डिस्पर्जन मीडियम में। जबकि आप यहाँ देखेंगे फिलिक नहीं फोबिक के अंदर, तो यहाँ विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। अब आ जाइए, क्या यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होगा, प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि यहाँ लो। एक क्वेश्चन बता दो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको सारे डिफरेंसेस आ गए। इनमें से रिवर्सिबल कौन सा होगा और इरिवर्सिबल कौन सा होगा, फिलिक या फोबिक? फिलिक डिपेंड कर रहा है, फिलिक ग्रेटर एफिनिटी वाला है, तो बिल्कुल इट्स एन रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि फोबिक जी तो पहले ही कह देते हैं हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, सो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। यहाँ पार्टिकल्स माइग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, एनोड टू कैथोड, जबकि वहाँ या तो कैथोड या एनोड, डिपेंड करता है सोल्यूशन के ऊपर। अब आओ, क्या हमने 3 क्लासिफिकेशंस चेक कर ली? बिल्कुल कर ली। अब क्या देखेंगे, चौथी क्लासिफिकेशन। चौथी क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिएट किस बेसिस से करेंगे, पार्टिकल के चार्ज के हिसाब से। तो इसको नाम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। अब जो क्लासिफिकेशन हमको देखनी है वो पार्टिकल्स के चार्ज के बेसिस पे। अब चार्ज के बेसिस पे बात की जाएगी तो ऑन एंड ऑब्वियस किस किस में क्लासिफाई हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल में। तो पॉजिटिव सोल्स के एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल से पहले ये पता होना चाहिए कि किस किस पे अप्लाई होगा। तो मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की जब भी बात की जाएगी, क्या कहा मैंने, मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स की जब भी बात की जाएगी तो आंख बंद करके याद रखना पॉजिटिव सोल की बात हो रही है। और नेगेटिव सोल के अंदर आप कहेंगे तो यहाँ आप चेक करेंगे एक तो नेचुरल सोल्स को, साथ साथ मेटल सोल्स और सल्फाइड सोल्स। हाइड्रोक्साइड्स की यहाँ बिल्कुल भी बात की नहीं जाएगी, ना हाइड्रोक्साइड्स की ना ही ऑक्साइड्स की। सिंपल मेटल, सिंपल सल्फाइड, सिंपल और नेचुरल सोल्स। तो चलो सबसे पहले पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी मैंने कहा मेटल ऑक्साइड तो SnO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। अब अगर हाइड्रोक्साइड में लें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और ये आयरन ऑक्साइड कर लेंगे। नेगेटिव सोल में आ जाओ, सिंपल मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, मेटल के सोल्स की। तो किस किस को ले लेंगे, सिल्वर, Ag, Au, प्लैटिनम, कॉपर, कुछ भी ले लीजिए। सल्फाइड की बात की जाए तो CdS, HgS। और नेचुरल सोल्स के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से होते हैं, ब्लड, बिल्कुल अपनी बॉडी में है, नेचुरल सोल है, क्या है, ब्लड। क्ले, चारकोल एंड स्टार्च। देखो बेटा ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर जी पूछते हैं। सो दिस इज, ये जो क्लासिफिकेशन का 4th पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि पॉजिटिव में आप ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स चेक करेंगे मेटल्स की, जबकि नेगेटिव के अंदर नेचुरल सोल्स की बात करेंगे या फिर मेटल या सल्फाइड सोल्स की। चलिए
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन चेक करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में आप क्या देखेंगे कि आप टाइप ऑफ पार्टिकल्स चेक करेंगे डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग। अब जब डिस्पर्स्ड फेज की बात होगी तो यहाँ आप देखेंगे इसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे हम। क्यों देखेंगे? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज एक सिंगल इंडिविजुअल कांस्टेंट नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देखोगे, मल्टी मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। कौन कौन सा? मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने अभी पॉजिटिव नेगेटिव को डिफरेंशिएट किया था, इसको हमने मल्टी और मैक्रो के केस में क्यों लिया? बस इतनी सी बात समझाओ। क्योंकि यहाँ आप पार्टिकल की टाइप की बात कर रहे हैं डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप चेक करेंगे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को। किसको? डिसोल्यूशन को। तो देखो, जब कभी भी आप डिसोल्यूशन कराते हैं तो आप कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एटम या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है सब्सटेंस के, वो इकट्ठे होना शुरू करते हैं और वो इकट्ठे होकर एक स्पेशी बनाते हैं जिसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। जैसे ये पानी था, इसके अंदर आपने मिट्टी डाली, ये जनाब नीचे जाके बैठ गई, ठीक है। और इसी को तो आप क्या कह रहे थे कि इसने क्या बना लिया, यहाँ पर एक सोल बना लिया। तो आपने कहा इसको कोलॉइडल सोल। अब इसकी भी ना एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसको आप कहते हैं कोलॉइडल रेंज। तो अब जब यहाँ इस तरीके की बात की जाए कि आपने ये पानी, ये मिट्टी, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ एटम इकट्ठे होकर एक स्पेशी बना लें, उसको आप क्या कहेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात की जाएगी। आओ मैक्रोमॉलिक्यूलर के केस में यहाँ पर क्या होगा, आप स्यूटेबल सॉल्वेंट्स की बात करेंगे जो सॉल्यूशन से फॉर्म हुए हैं, और उनके अंदर भी आप मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साइज को चेक करेंगे। और वो साइज आपने कहाँ चेक करना है? कोलॉइडल रेंज के अंदर, कि कितना इजीली वो उसमें डिसॉल्व होता है। अब अगर प्रोटीन्स की बात करूँ, आपने स्टार्च सुना है, आपने एंजाइम्स की बात की है, तो ये जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये नेचुरल तो है, लेकिन क्या इनका कोलॉइड फॉर्मेशन इजी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ बात कर रहे हैं ये कैसे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इन्हीं के अलावा मैं आपसे पूछती हूँ कि आप केमिकल एस्पेक्ट से बताएं, तो आप मुझे पॉलीमर्स में बता सकते हैं, जहाँ अपन पॉलीमर्स किसको कहते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ सी, और लॉन्ग चेन ऑफ सी के अंदर हम कहते हैं नायलॉन, पॉलीथीन, ये सारे भी कैसे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल से आप इनका एग्रीगेशन चेक करेंगे। तो हमने यही कहा कि ओवरऑल वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे बी इन द कोलॉइडल रेंज। अब और तीसरा क्या है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिनको आप एक और नाम से जानते हैं, दोज आर माइसेल्स। क्या कहा मैंने? एसोसिएटेड कोलॉइड्स और माइसेल्स। अब लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, दो रेंज पे इसको आपको चेक करना है। जब कभी भी बात की जाएगी लो कंसंट्रेशन की, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, जबकि हाई कंसंट्रेशन पे ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट पार्ट इसी में, जो कि है माइसेल्स का, कि क्या है ये माइसेल्स, कैसे इनका एग्रीगेशन हो रहा है, क्या इनका रोल है, ये सब चीज़ हमें चेक करनी है। तो पहली चीज़ तो माइसेल्स को ही आप क्या कह रहे हैं? एग्रीगेटेड कोलॉइड्स, या फिर क्योंकि ये इकट्ठे हुए हैं, ग्रुप की बात हो रही है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी। अब देखो यहाँ आपको नेम तो पता चल गया। अब जो इसका मेजर पॉइंट है वो क्या है कि ये जो कोलॉइड्स होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं, इनके अंदर लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों एंड्स पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों एंड्स पाए जाते हैं। अभी अपन ने इन दोनों टर्म को समझा है। पहली चीज़ तो ये, साथ साथ
जब कभी भी लायोफिलिक हेड की बात की जाएगी तो वो यहाँ पर पोलर होगा, जबकि लायोफोबिक हेड क्या होगा, नॉन पोलर। तो चलो अगर मैं आपके सामने सोडियम स्टेरेट का एग्जाम्पल लेती हूँ, सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे, सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COONA, यही होता है, बिल्कुल। तो यहाँ अगर हम माइसेल फॉर्मेशन चेक करेंगे तो यहाँ आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो टेम्परेचर, एक कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर के केस में मैंने हमेशा क्या बताया कि टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर होगा क्राफ्ट टेम्परेचर से। अब नया शब्द आ गया क्राफ्ट टेम्परेचर, ये क्या है, तो ये कोई भी नई चीज़ नहीं है, जो एक्चुअल टेम्परेचर हो रहा है उसी की बात की जाएगी। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज़्यादा। दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेटर होनी चाहिए CMC से। नाउ व्हाट इज CMC, दैट इज क्रिटिकल मोलर कंसंट्रेशन। और ये कहाँ से निकाली जाएगी, ये निकाली जाएगी पूरे एसोसिएशन से, और वो एसोसिएशन अब 1 to 1 अपन चेक करेंगे। और सबसे पहले चेक करोगे कि कोई भी माइसेल फॉर्म हो रहा है तो वहाँ लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों एंड्स होने चाहिए, जिसमें फिलिक वाला हेड पोलर होना चाहिए, फोबिक वाला हेड नॉन पोलर होना चाहिए। आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लिया है, पानी लिया एक कंटेनर में, ये लो जी वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, अभी मैंने आपको बोला सोडियम स्टेरेट, फिर से वो बताओ फॉर्मूला क्या था, ऐसे एक दो बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, C17H35 COONA। कौन टूटेगा इसमें, ये COONA, COOG टूटेंगे प्लस में, Na टूटेगा, अच्छा COO माइनस और Na प्लस, ठीक है। आ जाओ, तो देखो यहाँ मैंने स्टेरेट आयंस डाले। अब ये जो स्टेरेट आयंस हैं जैसे ही इस वाटर सरफेस में जा रहे हैं, सी, तो हमने क्या किया, जैसे ही वाटर सरफेस में गए तो इन्होंने एक आयनिक माइसेल बनाना शुरू किया। आयनिक माइसेल किस किस की बनेगी, इन आयंस की। अब यहाँ इसकी बाउंड्री पर COO माइनस आयन बैठा है, देखो ये बैठा, ये ऐसे पूरी बाउंड्री पे ये बैठे हुए हैं। अब आपने क्या किया, इस बाउंड्री में किसकी एंट्री करानी है, हमको करानी है इस Na की। जैसे ही आप इस Na की एंट्री कराओगे तो ये कपल अप होना शुरू हो जाएंगे सारे के सारे, और कपल अप होंगे तो एसोसिएशन नहीं होगा। जब आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो आपने ये देखा कि ये पूरा आयनिक माइसेल किसका बना है, एक इंडिविजुअल आयन से। चलो अब आओ, अब ये माइसेल आपने देखा जो मैंने अभी दिखाया, ये इतने सारों का है, कैसे बनता है, ऐसे एक माइसेल गया, एक आयन, और ऐसे क्लब होके पूरा की पूरा इन्होंने एक क्लाउड जैसा बना लिया, सारे की सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, इसीलिए इनका नाम कहा गया है एसोसिएटेड और एग्रीगेटेड। सब इकट्ठे हो गए और एक क्लाउड बना लिया। अब ये जो क्लाउड है, अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो देखो, इसी को आप क्या कह रहे हैं, माइसेल, कर लोगे, ये ऑयल और ये पूरा। चलो इस तरीके से बनता है, एक 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 जाके जुड़ रहा है। अब ये माइसेल्स कंटेन करती हैं 100 सच आयंस को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपसे CMC बोला, तो CMC की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, DP और DM दोनों पे। ये बात बिल्कुल याद रखना। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ डिस्पर्स फेज से इसको काउंट कर लें या सिर्फ मीडियम से, बिल्कुल भी नहीं, आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजुअली क्या होता है, हाइड्रोफोबिक चेन का उतनी ही ज़्यादा लॉन्गर होगी जितना स्मॉल CMC होगा। हाइड्रोफोबिक चेन मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, उतनी ही ज़्यादा स्मॉल होगी। कब होगी, जब CMC आओ। सो अगर डिटर्जेंट के केस में बात करें, एग्जाम्पल सोडियम लॉरेल सल्फेट,
पोलर ग्रुप क्या है, SO4 माइनस। तो ये क्या हो गया, लायोफिलिक। ठीक है, चलो अब क्लिनजिंग एक्शन पे आते हैं, किसके, सोप्स के पे। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिया है, बीच में अच्छा दिख नहीं रहा, ये है ग्रीस। मैंने क्या किया, क्लिनजिंग एक्शन को समझो। यहाँ सोप और डिटर्जेंट को एक साथ पानी में मिला दिया, कपड़े धोते हैं, बकेट में पानी लिया, सर्फ घुला दिया, तो आप देखते हो फोम वोम सा बन जाता है। जैसे ही आप उसमें कपड़े डालते हो तो क्या करती है वो लेयर, क्या करती है, क्लीन करती है उस मैल को, सारी गंदगी को बाहर निकालती है। सेम एक्शन है। तो सोप और डिटर्जेंट को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया और यहाँ पर एक ग्रीस की लेयर आपको दिख रही है, वही आपके गंदे कपड़े। जैसे ही आपने यहाँ देखा कि जो सर्फेक्टेंट आयंस थे वो ओरिएंट करेंगे और क्या करेंगे, ग्रीस को वाटर से ऊपर की तरफ पुल करना शुरू कर रहे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो रहे हैं एक साथ। यहाँ एक इंडिविजुअली अभी पहले ये घूम रहे थे, फ्लोट कर रहे हैं, अब ये एग्रीगेट हुए और एग्रीगेट होकर इन्होंने क्या किया, ग्रीस को सेपरेट करना शुरू किया सरफेस से। फिर देखो यहाँ जाके इन्होंने मंडली बनाई और मंडली से कहा चलो भाई तुम्हारा काम तमाम। फिर इन्होंने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्रुप बेसिस निकाला और लास्ट में जाके आप देखो ये ग्रुप बन गया माइसेल्स का। और जो लास्ट में माइसेल्स का ग्रुप बना है जिसने आपके डस्ट पार्टिकल्स को कैच किया है और बाहर निकाल फेंका, यहाँ जाके आपकी क्लीनिंग हुई है कंप्लीट। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले सर्फेक्टेंट को डाला, फिर उस सर्फेक्टेंट के आयंस ने क्या किया, ओरिएंटेट किया और ग्रीस को पुल करना शुरू किया। फिर आपने देखा यहाँ पर एजिटेशन स्टार्ट होता है, क्यों होता है, जिससे ग्रीस को सरफेस से रिमूव किया जाए। और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहता है और लास्ट में जाके आप देखेंगे कि सरफेस एकदम क्लीन, क्योंकि यहाँ माइसेल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, आओ अब प्रिपरेशन देख लेते हैं किसकी, कोलॉइड्स की। तो लायोफिलिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड होते हैं जनरली आप जब सॉलिड्स को वार्म करते हैं डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड के साथ, जैसे स्टार्च को वाटर के साथ। लेकिन लायोफोबिक कब प्रिपेयर होते हैं, स्पेशल मेथड से। अब वो स्पेशल मेथड्स क्या हैं, वही हमें अब पढ़ने हैं, जैसे कंडेंसेशन मेथड, ब्रैडिगाक्स मेथड। अब आओ, सबसे पहला पॉइंट है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन। अभी समझ लिया है, यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे और एक कोलॉइडल डायमेंशंस बनाएंगे। और अगर यही डिस्पर्जन की बात की जाए तो लार्ज पार्टिकल्स टूट के छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन जी कह रहे हैं स्मॉल टू कोलॉइड, यहाँ ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ग्रुपिंग करके कोलैब होके एग्रीगेट होके कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। जबकि डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, यही लार्ज पार्टिकल ब्रोक डाउन हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, कोलॉइडल साइज के अकॉर्डिंग। तो दोनों वाइस वर्सा हो गए। चलो अब कंडेंसेशन मेथड्स में कुछ स्पेशल टेक्निक्स पढ़नी है आपको, जो कि बिल्कुल पूछ ली जाती हैं कई बार। तो सुनो, पहली क्या है, केमिकल मेथड्स। तो सुनते जाओ। कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं केमिकल रिएक्शन से, जिनकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो प्रोसेस कौन से हैं उन केमिकल मेथड्स के, तो हमने पढ़ा है डबल डिकम्पोजिशन, अपन ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो छोटी छोटी केमिकल मेथड्स की टेक्निक है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करती हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जहाँ पर आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एग्रीगेट हो जाते हैं और लास्ट में आपको सोल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनते हैं, रिएक्शन देखो, इधर आओ। मैंने इस रिएक्शन के अंदर, दिख रहा है ये, चलो मैंने यहाँ रिएक्शन ली H2O3 की और यहाँ मैं थ्राइस ऑफ H2SO के साथ रिएक्शन करा रही हूँ। क्या होगा यहाँ पर, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन होगा, ये देखो। और ये आपके सामने सोल किसका बनेगा, AS2S3, वाटर रिलीज आउट। चलो एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लेते हैं, ले क्या ले, चलो SO2 की रिएक्शन कराती हूँ मैं ट्वाइस ऑफ H2S के साथ, फटाफट से सोल बना दो।
सोल किसका बनेगा? सल्फर का। अब एक रिडक्शन की बताओ, ये अपन ने देख ली डबल डिकम्पोजिशन, ये ऑक्सीडेशन। अब एक रिडक्शन की लेते हैं जिससे अपने को चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाएं केमिकल मेथड्स के। फटाफट से रिडक्शन की लो, किसकी लोगे? AU की ले लेते हैं। तो AuCl3 को मैं HCHO के साथ रिएक्ट कराती हूँ, HCHO और वाटर मॉलिक्यूल रिडक्शन करा दो। सोल किसका बनेगा? बस ये याद रखना, सोल बनेगा AU का। अब हाइड्रोलिसिस तो तुम बता दोगे, फटाफट से लिख दो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन क्या थी? FeCl3 की रिएक्शन कराओ H2SO के साथ, क्या बन जाएगा? सोल किसका बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव? पॉजिटिव सोल बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, दैट इज FeOH3। अभी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव, बस। आओ अब केमिकल मेथड्स के बाद एक मेथड देखना है, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। अब यहाँ हम एक मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। तो यहाँ मैकेनिकल डिस्पर्जन चेक करते हैं। ये मेथड यूज़ किया जाता है इंक प्रिपेयर करने के लिए। क्या करते हो? यहाँ कुछ नहीं है, आपने दो स्टील की प्लेट ली है, उनके बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और एक इलेक्ट्रिक मोटर बीच में लगाई हुई है। ये देखो, दो स्टील की प्लेट है और एक बीच में इलेक्ट्रिक मोटर लगी है इनको रोटेट करने के लिए, फटाफट से रोटेट करने के लिए। और इसके बीच में आपने क्या किया है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ ये जो सोल पार्टिकल्स हैं, भी ऊपर से आपने डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों की मिक्सिंग करके ऊपर से आपने यहाँ डाली इंक। ये लीजिए, शुरू की आपने। जैसे ही दोनों मीडियम्स को मिक्स करके यहाँ डाला, ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू मिक्स होना शुरू करेंगे और एक सोल जनरेट कर देंगे, जो कि किसके काम में आती है? प्रिंटिंग इंक बनाने के काम आता है ये मेथड। कौन सा है? डिस्पर्जन मेथड्स, जिसमें है मैकेनिकल डिस्पर्जन। अब ये जो बीच की प्लेट है, इनके बीच में क्या होते हैं? एक तो वो माइक्रो साइज पार्टिकल्स जो हमने डाले हैं और साथ साथ डिस्पर्जन मीडियम। चलो दूसरा क्या है? ब्रैडिक्स आर्क मेथड। तो ये प्रोसेस डिस्पर्जन भी शो करेगा और कंडेंसेशन भी। क्या कहा है? डिस्पर्जन भी और कंडेंसेशन भी। मतलब स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा एग्रीगेशन के साथ, और फिर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ें होंगी, डिस्पर्जन और कंडेंसेशन। दूसरी चीज़ कि जो कोलॉइडल सोल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड की अपन ने बात की, सिल्वर की बात की, प्लैटिनम की। तो ये सारे की सारे इस ब्रैडिक आर्क मेथड से प्रिपेयर होंगे। कैसे होंगे? प्रोसेसिंग देखते हैं। यहाँ एक जो चीज़ है वो याद रखना कि आप यहाँ पर KOH यूज़ करते हैं। KOH का काम क्या है? वो स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस क्वेश्चन यही है ब्रैडिक्स आर्क मेथड का, जो बहुत बार पूछा जाता है कि आप इसमें स्टेबलाइजर की तरह किसको यूज़ लेते हैं? तो दैट इज़ KOH। देखो मैंने यहाँ एक चैम्बर लिया है, इस चैम्बर के अंदर ये रहा मेरा पानी जिसको आप डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हैं, और बाहर मैंने आइस बाथ का चैम्बर लगाया कंप्लीट। अब इस आइस बाथ के चैम्बर के अंदर जो आपने एक दूसरा चैम्बर लिया है जहाँ आपका सोल्यूशन है, वहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप कर दी। ठीक है, अभी आर्क मेथड के अंदर आपने देखा कि यहाँ क्या होना चाहिए? डिस्पर्जन भी होना चाहिए, कंडेंसेशन भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, जैसे आप मान लीजिए अपन ने गोल्ड ले लिया। ठीक है, अब ये जो गोल्ड है, ये जो इलेक्ट्रोड्स की अपर लेयर दिख रही है, ये वाली मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर अपन ने पूरे बीच वाले पार्ट में फिल कर दी, एक लेयर लगा दी गोल्ड की। फिर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर कंडेंसेशन और डिस्पर्जन का प्रोसेस शुरू होगा, ये गोल्ड है, ये पहले ब्रेक डाउन होना शुरू होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, अब जैसे ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये कोलॉइडल साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट होना भी शुरू होंगे। अब क्योंकि प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का भी यहाँ हो रहा है, लेकिन ये इससे बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बाहर देखो मैंने क्या लगाया है, आइस बाथ लगाया है। तो ये यहीं के यहीं एग्रीगेट हो जाएंगे और कोलॉइड्स बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेंगे कोलॉइडल सोल्स। तो ये मेथड भी आना चाहिए। नाम क्या है इन जनाब का? ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ये दिया था
ब्रैडिग ने, इसलिए उन्होंने अपने नाम से दे दिया। चलो नेक्स्ट इज पेप्टाइजेशन। क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि यहाँ डिस्पर्जल होगा प्रेसिपिटेटेड मटेरियल का कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको आप कहते हैं पेप्टाइजेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ की जाएगी वो क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कि रिवर्स है कोएगुलेशन ऑफ जेल का। जेल नहीं, सोल। तो देखो मैंने वही सॉल्यूशन यहाँ मैंने लिया, क्या है ये? हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है। क्या किया? इस सॉल्यूशन में डाला, नीचे जाके बैठ गए, मस्त बैठे हैं। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर मैं ऐड करूँगी FeCl3। अब जैसे ही FeCl3 को मैंने इसके अंदर मिलाया, ये लो जी FeCl3 आ गए, और मैंने एक स्टिरर की हेल्प से, ये रहा स्टिरर, इस स्टिरर की हेल्प से इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा घुलाना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ किस किस के आयन्स हैं? एक तो FeOH3 वाले, रुको कलर देखते हैं, एक तो है FeOH3 के आयन्स, दूसरा क्या है? FeCl3 मैंने ऊपर से डाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में आपस में इंट्रैक्शन होगा, आयन्स में एक्सचेंज होगा, होते ही ये क्या हो जाएंगे? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब जैसे ही ये सारे एक साथ, ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो इनके बीच में भाई रिपल्शन शुरू हो गया। अट्रैक्शन कब तक था? जब पॉजिटिव नेगेटिव आसपास थे। अब ये कन्वर्ट हो गए क्योंकि FeCl3 जी आ गए, इनके आते ही ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए और इनके बीच में शुरू हो गया रिपल्शन। तो देखो रिपल्शन के फेज में आते ही चेंज, जो सारे मस्त होके इकट्ठे बैठे थे कैसे अलग अलग हो गए, और इन्होंने गाना शुरू किया तन्हा तन्हा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आपको मिले क्या? FeOH3 के चार्ज्ड सोल पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई? कौन सा मेथड था ये? पेप्टाइजेशन। अब आ जाओ, अब पढ़ लो एक छोटी सी टर्म और है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। प्योरिफिकेशन की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट बढ़ा देना है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करना है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। एक्सेसिव अमाउंट में जैसे ही यूज़ करोगे इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो चलो लैंग्वेज देखते हैं थोड़ी सी क्या लिखी गई है। A colloidal solutions when prepared generally contain excessive amount of electrolytes and some other soluble impurities। तो हमें तो यही चाहिए था। जबकि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जब आप ट्रेसेस के फॉर्म में बात करते हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आप स्टेबिलिटी को गेन कर पाएँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे कुछ कंडीशंस। तो इसका मतलब तो ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो यहाँ कंसंट्रेशन चेक करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ इम्प्योरिटीज़ को कम से कम करना है, यानी इम्प्योरिटीज़ को मिनिमम तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आपने मीडियम लिया है उसकी कंसंट्रेशन चेक करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे क्या करोगे? कंसंट्रेशन को जब आपने चेक कर लिया, हम इम्प्योरिटीज़ चेक कर पाएंगे, और इम्प्योरिटीज़ हमें कहाँ तक पहुँचानी है? मिनिमम स्टेज तक। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक प्रोसेस यूज़ करोगे जो क्या करता है? इम्प्योरिटीज़ के अमाउंट को रिड्यूस करता है, और उस प्रोसेस को ही कहा जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। चलो ये तो हो गई लैंग्वेज में बात। इसको तो क्या देखा बनना है? क्या प्रोसेस है वो जो इम्प्योरिटीज़ को मिनिमम करता है? दैट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अपन को अब नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इन प्योरिफिकेशन वाले टेक्निक्स की, जिसमें अपन पढ़ेंगे डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब चलिए, ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए एक बार के लिए वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे आ गई है खांसी। थैंक यू सो मच।